तो ये ऑटो इम्यूनिटी का पार्ट 3 है और क्योंकि हमारी 3 डिजीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो रह गई थी, तो यहां पर उन डिजीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग ऊपर लिख सकते हो ऑटो इम्यूनिटी पार्ट 3। यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली जो डिजीज है उसका नाम है मिस्थीनिया ग्रेविस। और इस मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर बी और टी सेल किस तरीके से हंगामा कर रही होती है, जान लो। काम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनहिबिटरी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो इनहिबिटरी एंटीबॉडीज होती हैं वो जा करके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर बाइंड करना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्योंकि इस रिसेप्टर पर एक ऐसी ताली आकर के लग रही है जो काम नहीं करती है, या फिर ऐसी ताली आकर के लग रही है जो कि उस लॉक को ओपन ही नहीं होने देगी, तो ये जो इनहिबिटरी एंटीबॉडीज इस मिस्थीनिया ग्रेविस के केस में बनती हैं, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से रोकना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के द्वारा नहीं खुलेगा, क्योंकि उसकी जगह जाकर के इनहिबिटरी एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर पर, इस ताले पर लग चुकी हैं। तो अल्टीमेटली जो फेट यहां पर हमें देखने मिलता है वो वही फेट होता है जो हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने मिल रहा था, कि जो इंडिविजुअल होता है वो उसका पैरालिसिस हो जाता है। और पैरालिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैरालिसिस देखने को मिलता है मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी, जैसे हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर देखने मिला था। तो ये तो बात हो गई हमारी छठी डिजीज के बारे में। अगर 7वीं देखें तो उसका नाम है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो किसी एक प्रोटीन के लिए नहीं, किसी एक एंटीजन के लिए नहीं, कई सारे ऑर्गन, कई सारे सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ऑटो एंटीबॉडीज डीएनए के खिलाफ भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके खिलाफ भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, हिस्टोन के प्रोटीन्स के खिलाफ भी, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटिलेट्स, इन सब के खिलाफ इस केस में, एसएलई के केस में हमको ऑटो एंटीबॉडीज देखने मिलती है। और जब इतनी सारी ऑटो एंटीबॉडीज अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए बनना स्टार्ट हो जाएं, तो अल्टीमेटली फेट क्या होता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती हैं और किडनी का फेलियर हो जाता है। क्योंकि इस केस में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए नहीं बन रही हैं, तो इस डिजीज को हम नाम देते हैं नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज और बटरफ्लाई सिंड्रोम। जैसे तितली उड़ती रहती है, कभी ये फूल कभी वो फूल, वैसे ही ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं कभी जाकर डिग्रेड करने स्टार्ट कर देती हैं डीएनए को, कभी हिस्टोन को, कभी जाकर के डब्ल्यूबीसीज, कभी आरबीसीज। तो ये बात हो गई हमारी एसएलई के बारे में। अगर आगे जानने की कोशिश करें तो एक लास्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रह गया है डिस्कस करने, जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इस केस में क्या होता है, हमारा जो आईजीजी एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये जो बड़ी बड़ी चेन आपको नजर आ रही है ये हैवी चेन है, और ये हैवी चेन का आगे वाले जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन होते हैं। तो VH एंड VH सेम गोज फॉर द सेकेंड वन। और ये जो साइड में 2 पीसेस लगे हुए हैं ये लाइट चेन होती हैं, तो एंड टर्मिनल की तरफ यहां पर भी इनका वेरिएबल रीजन होगा, बट दिस विल बी लाइक वेरिएबल रीजन फॉर लाइट चेन VL।
और जिस साइड में जाकर के हमारी ये वेरिएबल रीजन लगे हुए होते हैं किसी भी एंटीबॉडी के अंदर, उसको हम एन टर्मिनल नाम देते हैं, और दूसरा जो पोर्शन होता है एफसी रीजन वाला, उसको सी टर्मिनल नाम देते हैं। तो इस डिजीज के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, रिमेटॉइड के अंदर हमारा ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है, इस आईजीजी एंटीबॉडी का ये जो एफसी रीजन है, इस एफसी रीजन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब ऑटो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में आईजीएम एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होगा, यू गाइस कैन लाइक रीचेक इट ऑन गूगल। तो इस केस में क्या होता है कि जो आईजीजी एंटीबॉडी है उसके एफसी रीजन के खिलाफ आईजीएम का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है या प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो होस्ट की बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद जो जॉइंट होते हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये जॉइंट्स को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारा ऑटो इम्यूनिटी का पार्ट 3। यहाँ पर हमारी ऑटो इम्यूनिटी खत्म होती है, और कल के लेक्चर में हम लोग वैक्सीन्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ने वाले हैं कि सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, ऐसी वैक्सीन कौन सी होती है जिसमें हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिया जाता है या वायरस को लिया जाता है, एंड देन हम लोग उसको होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो जो होस्ट है जहां पर रिवर्ट होने के चांसेस होते हैं वो कौन सी वैक्सीन होती है, जहां रिवर्ट होने के चांसेस नहीं होते वो कौन सी वैक्सीन होती है, कोविड की जो वैक्सीन्स बनी थी वो किस किस तरीके की वैक्सीन बनी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, वो घंटी वाला आइकन भी बजा लो, क्योंकि अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आप लोगों तक जल्दी फटाफट पहुंच जाए। और इसके बाद इम्यूनोलॉजी के बाद हम लोग सिग्नलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, सो यू गाइज कैन ज्वाइन मी। तो इसी के साथ बाय।